नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके मिड टर्म एग्जाम जो आगामी कुछ समय में होने वाले हैं उनके लिए एक प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रम दिल्ली सरकार की ओर से जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, यानी हम मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म एग्जाम का जो है अभ्यास पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम कक्षा 7वीं का जो संस्कृत का प्रश्न पत्र रहने वाला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कक्षा में परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के ये होने वाले हैं, इनका सभी का सरल विधि से ट्रिक के माध्यम से हम हल करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें। बढ़ते हैं आज की इस कक्षा के अगले चरण की ओर। देखिएगा, आपका जो प्रश्न पत्र रहने वाला है, इस प्रश्न पत्र में 2.5 घंटे का समय है आपके पास में और कुल जो मार्क्स होंगे वो 60 मार्क्स का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। यानी 60 नंबर का प्रश्न है आएंगे आपके और आपको 2.5 घंटा इसको करने के लिए मिलेगा। सामान्य निर्देशों की बात करें, सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः, यानी सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि, यानी इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं और किसी भाषा में नहीं लिखने हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि खंडानुसारम क्रमेणैव लेखनीयानि, और जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको खंड के अनुसार ही क्रम से क्या करने हैं, लिखने हैं, है ना। तो यानी आपको खंड क हो गया, खंड क में जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको वही देना है, खंड ख में खंड के प्रश्नों को आपको हल करना है। साथ में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न संख्या अवश्यमेव लेखनीय, यानी आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उस प्रश्न की आपको संख्या जो है वो निश्चित रूप से क्या करनी है, लिखनी है। नहीं तो आपकी परीक्षा में पेपर तो चेक करेंगे लेकिन आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे कि ये कौन सा प्रश्न है, और आपने जो प्रश्न संख्या नहीं लिखी है उसके भी क्या हो सकते हैं, आपके नंबर कट सकते हैं। क्या करे हो सकते हैं, उसके नंबर आपके कट सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र में आपके 4 खंड हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं, प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति, 4 खंड हैं। खंड क की मैं बात करूं, इसमें आपका एक अपठित अवबोधन, जिसे आप अपठित गद्यांश के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, अपठित गद्यांश के नाम से भी जानते हैं। यह कितने नंबर का होने वाला है, 8 नंबर का होने वाला है। यानी आपके अपठित गद्यांश जो है वो 8 नंबर का पूछा जाएगा। खंड ख की बात करूं तो यहाँ पे रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्यम कितने अंक का है, आपका 12 अंक का है, जिसमें आपके चित्र वर्णन इत्यादि आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ग की बात करूं, अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, अनुप्रयुक्त व्याकरण यानी आपके ग्रामर के कुछ प्रश्न होंगे। ग्रामर के प्रश्न किस प्रकार से रहने वाले हैं आगे अभी हम बात करेंगे। कितने मार्क्स के होंगे ये, 18 नंबर के होंगे। और खंड ग पठित अवबोधन, यानी आपकी जो पुस्तक है रुचिरा, रुचिरा भाग 2, ठीक है, रुचिरा भाग 2, उसके जो भी पाठ है उसके उसके पठित गद्यांश, पद्यांश और संवादात्मक या फिर आपका जो नाट्यांश है उससे संबंधित यहाँ पे क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। और इनकी संख्या कितने नंबर का होने वाला है, 22 नंबर का होने वाला है। यहीं पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक भी लिखने हैं। तो एक एक को हम क्या करते हैं, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, खंड क की। अभी तक मैं फिर कह रहा हूं, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे, कमेंट बॉक्स में भी देंगे। ठीक है,
अपठितांश अवबोधनम, यानी अपठित अवबोधन है। अपठित अवबोधन का मतलब हो गया न पठितम, यानी आपने आपकी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी रुचिरा पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में इस गद्यांश को नहीं पढ़ा है। और कहीं आपने पढ़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं हो इसको। तो यहाँ पे अपठित का मतलब यही हो गया कि आपने अपनी इसको पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है। ठीक है, प्रश्न देखिएगा, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखितः, यानी आपके जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, इसमें जो भी गद्यांश दिया हुआ है, यानी अधोलिखितम नीचे लिखा गया, गद्यांशम पठित्वा गद्यांश को पढ़ करके, प्रदत्त प्रश्नानाम दिए हुए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर आपको संस्कृतेन लिखता, संस्कृत में क्या करने हैं, लिखने हैं। कितने नंबर का है ये? 8 नंबर का है। एक बार इसको क्या करना है, हमें पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों को एक बार देखेंगे। ठीक है, अनुवाद इसका आए यह जरूरी नहीं है। मामा बालकः आशुतोषः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्थाय प्रार्थनाम करोति, यानी मामा, मामा यानी मेरा, बालकः लड़का या बालक, प्रतिदिनम प्रतिदिन, क्या नाम है बालक का? आशुतोष। आशुतोष प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थाय, प्रातः काल उठ करके, प्रार्थनाम करोति प्रार्थना करता है, सह स्नानम कृत्वा स्नान करके, स्वच्छम वस्त्रम धरति स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, मातरम नत्वा माँ को नमस्कार करके, सह वह प्रातरासम सुबह का जो नाश्ता है वो करता है, ततः पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति, उसके बाद में, ततः यानी उसके बाद में, आपकी उसकी जो पाठ्य पुस्तकानि यानी किताबें जो है वो गृहीत्वा ग्रहण करके, पाठशालाम विद्यालय को, गच्छति जाता है, मार्गे मार्ग में रास्ते में, सह वह कौन? वह आशुतोष, मित्र ही सह मित्रों के साथ में, हर्षेण खुशी खुशी, गच्छति जाता है, पाठशालायाम विद्यालय में, गुरोहो गुरु के, उपदेशम उपदेशों को, श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक, शृणोति, यानी विद्यालय में भी गुरु के जो उपदेश हैं उनको श्रद्धा पूर्वक क्या करता है? सुनता है। सह वह कौन? आशुतोषः तत्र वहां कहां? वहां विद्यालय में, गणितम गणित, संस्कृतम संस्कृत, विज्ञानम विज्ञान, सामाजिक विज्ञानम सामाजिक विज्ञान, च और पठति पढ़ता है, यानी वो वहां विद्यालय में क्या क्या पढ़ता है? गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ता है। मध्याह्ने दोपहर में, सह भोजनम कृत्वा भोजन करके, वह कौन? सह का मतलब वह कौन? वह आशुतोष, क्रीडति खेलता है, सायं शाम को, घर गृहम गत्वा घर जाकर के, विश्रामम करोति आराम करता है, गृह कार्यम सम्यक करोति गृह कार्य सम्यक यानी ठीक, करोति यानी करता है, यानी वह क्या करता है? गृह कार्य भी ठीक करता है। रात्रौ रात के समय, भोजनम भोजन कृत्वा करके, ग्रंथम पठति, यानी रात को भोजन करके वह ग्रंथ पढ़ता है। ततः उसके बाद, किसके बाद? ग्रंथ पढ़ने के बाद, शयनाय सोने के लिए, गच्छति जाता है, ग्रंथ पढ़ने के बाद वो क्या करता है? सोने के लिए जाता है। सह नियमितम जीवनम यापयति, वह इसी प्रकार से अपना नियमित जीवन क्या करता है? यापित करता है। तो हमने क्या किया है? ये गद्यांश हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, ये गद्यांश क्या किया हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपके प्रश्न जो है वो, एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एक पदेन उत्तरतः, यानी आपको एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न त्रयम, यानी यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। कितने प्रश्न दिए हुए हैं? 4 प्रश्न दिए हुए। आपको करने कितने इनमें से? कोई 3, यानी जो आपको 3 आते हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पे करने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का है? आपके
3 नंबर का है। प्रश्न को पढ़िएगा। बालकः कदा उत्थाय प्रार्थनाम करोति। बालक कब उठ करके प्रार्थना करता है? बताइए जरा, बालक कब उठ करके प्रार्थना करता है? तो आप पहली लाइन अगर इसकी देखेंगे, पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो आप इसको पाएंगे। देखिएगा यहां पर आशुतोष है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम कदा, प्रातः काले, प्रातः काले। अब देखो इसको एक पदेन वाला जो उत्तर है उसको किस प्रकार से हल करना है। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसमें देखो बालक, बालक से बालक हो दिखाई दे रहा है। कदा कब, उत्थाय उठ करके, प्रार्थनाम करोति, यानी जो लाइन जो प्रश्न में शब्द है और जो पैराग्राफ में शब्द है उन शब्दों को हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है। जैसे बालक पैराग्राफ में दिया हुआ है तो बालक को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उत्थाय दिया हुआ है, उत्थाय छोड़ देंगे। प्रार्थना, प्रार्थना दिया हुआ है। करोति, करोति। एक हमारे यहाँ पे एक शब्द बच गया है कदा, और कदा का जब प्रयोग करते हैं तो वहां स्थान का नाम आता, समय का नाम आता है। और कब की बात कर रहे हैं, यह प्रातः काले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रातः, प्रातः काले। यानी कब वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है उठ करके, प्रातः काले यानी सुबह के समय। ठीक है। बालक कस्य उपदेशम सुनोति। बालक किसका उपदेश सुनता है, किसका उपदेश सुनता है? तो ये लाइन ढूंढिए कहां पर है। पाठशालायाम गुरोः उपदेशम श्रद्धया श्नोति। यानी बालक जो है वो कस्य उपदेश सुनता है? तो यहाँ पे देखो कस्य, गुरो हो, यानी वह अपने गुरु के जो उपदेश है वो क्या करता है, श्रद्धा पूर्वक क्या करता है, सुनता है। तो दूसरे का जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर गुरो हो। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। सह भोजनम कृत्वा किम करोति। वह भोजन करके क्या करता है, भोजन करके क्या करता है? तो आप यहां पर देखेंगे तो भोजनम कृत्वा, सह, देखो सह भोजनम कृत्वा क्रीडति। अब सह यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, छोड़ देंगे इसको। भोजन भी दिया हुआ है, कृत्वा भी दिया हुआ है, करोति पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रीडति। वो भोजन करके क्या कर रहा है, तो सह भोजनम कृत्वा क्रीडति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्रीडति। सह कदा विश्रामम करोति। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सायं गृहम गत्वा विश्रामम करोति। कदा, कदा यानी समय। अभी यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, कदा यानी समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ समय क्या है, सायं, यानी कदा विश्रामम करोति, सायं विश्रामम करोति। तो इनमें से कोई 3 आपको उत्तर परीक्षा में क्या करने हैं, लिखने हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये आपका कैसा प्रश्न हो गया, एक पदेन उत्तरतः। अब बात करते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः में क्या कह रहा है ये, कि बालक, बालक कानि किसे, गृहीत्वा ग्रहण करके, पाठशालाम गच्छति पाठशाला जाता है, यानी किनको लेकर के पाठशाला जाता है। तो यहां देखिएगा, स ततः पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कानी की जगह क्या लिख देंगे, कानी की जगह क्या लिख देंगे, पाठ्य पुस्तकानि। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखना है हमको, बालक पाठ्य पुस्तकानि, पाठ्य पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति। तो कैसे जा रहा है वो पाठशाला में, पाठ्य पुस्तकानि गृहीत्वा पाठशालाम गच्छति। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न क्या है, बालक है पाठशालायाम किम किम पठति। तो किम किम पठति, यहां पर देखिएगा, बालक पाठशालायाम गणितम, संस्कृतम, विज्ञानम, सामाजिक विज्ञानम च पठति। तो यहाँ उत्तर में क्या हो जाएगा, बालक पाठशालायाम, इसको पाठशाला
पाठशालायां किं किं पठति? गणितम। ठीक है, उसके अलावा संस्कृतम, उसके अलावा विज्ञानम और सामाजिक विज्ञानम। सामाजिक विज्ञानम च पठति। तो वह क्या क्या पढ़ रहा है आपका? तो गणित पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, अगर इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसे उत्तर नहीं लिखना आ रहा है आपको, तो ये जो लाइन आपको जहां दिख रही है, यहाँ इसको ऐसे कैसे भी क्या कर सकते हैं, आप उत्तर में लिख सकते हैं, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर लाइन सीधी लिखते हैं तो भी उत्तर तो उसका सही हो जाएगा, लेकिन वो सटीक उत्तर क्या नहीं हो पाएगा, जो प्रश्न पूछ रहा है वैसा उसका उत्तर नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने एक पदेन उत्तरतः देख लिया है, पूर्ण वाक्यन उत्तर देख लिया है। अब देखते हैं इसमें आपके व्याकरणिक यथा निर्देशम उत्तरतः केवलम प्रश्न द्वयम, ये कितने नंबर का है? 2 प्रश्न करना है, एक एक नंबर का है, और 2 नंबर का ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या कह रहे हैं, बालक प्रातः काले प्रार्थना करोति, अस्मिन वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम। क्रियापदम किम, यानी आप देखिएगा इस वाक्य में आपसे वर्ब पूछ रहा है, और वर्ब मैंने आपको बताया था कि लगभग लास्ट में होती है ना, लगभग 80% आपको लास्ट वाला पद जो है वो आपको क्रिया के रूप में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्रियापदम का मतलब होता है आपका वर्ब। अब देखो, भावती ये भी क्रिया है, उत्थति ये भी क्रिया है, खादती ये भी है, करोति ये भी है। तो इस वाक्य में देखो ना, कहीं भवती दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कहीं उत्थति, कहीं खादती दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? करोति। क्या दिख रहा है? करोति। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? आपका ये वाला सही जवाब हो जाएगा, घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही देखो, बालकः आशुतोषः अनयो किम विशेष्य पदम अस्ति। देखो 2 शब्द हैं आपके, एक है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिनकी विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है ना, ऐसे ही परीक्षा में क्या होता है, वहां पर भी लगभग ऐसे ही होता है, 80%। कैसे? अब देखो यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे कहा बालकः आशुतोषः, बालकः आशुतोषः। ठीक है, बालक है आशुतोष है। अब ये पूछ क्या रहा है? विशेष्य, यानी पहला पद प्राय विशेषण होता है, बाद वाला पद क्या होता है? विशेष्य। तो आशुतोष कहां पर है? बाद में, और बाद वाला क्या होता है? विशेष्य। तो यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा इसका? आशुतोष, यानी ख इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ख इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, विद्यालय इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। विद्यालय का दूसरा शब्द क्या प्रयुक्त किया गया था गद्यांश में? तो श्रद्धा, श्नोति, गुरोह, पाठशाला। पाठशाला का मतलब भी तो क्या होता है? विद्यालय होता है ना। तो क्या शब्द चुना गया था? पाठशालायाम गत्वा गुरोह वचनानि श्रद्धया श्रृणोति। एक सेंटेंस आया था अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाठशाला याम, है ना। तो विद्यालय का के स्थान पर क्या प्रयुक्त किया गया है? पाठशाला याम। अगला एक और प्रश्न है इसमें, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखतः। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक तो दिनचरी, है ना, यानी मामा दिनचरी भी बोल सकते हैं इसको। मामा दिनचरी। ठीक है, सटीक तो लगभग यही रहने वाला है। मेरी दिनचर्या के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक बालक के दिनचर्या के पूरे दिनचर्या के बारे में, है ना, या फिर दिनचर्या भी हो सकता है ना, दिनचर्या हो सकता है ना, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं दिनचर्या या महत्वम,
दिनचर्यायाः महत्वम, है ना। तो इस तरह से हम कुछ कुछ हद तक विद्यालय का भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। विद्यालय, ऐसा भी हम यहाँ पे अगर हमको नहीं आ रहा है समझ में तो उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, ये अपठित गद्यांश जो खंड क है हमारा, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। आगे बढ़ते हैं खंड ख की ओर। कहा, खंड ख की ओर बात करते हैं। देखिए, खंड ख में क्या दे रखा है आपको, आपको यहां पे कहा है कि चित्रम दृष्टवा, चित्रम चित्रम दृष्टवा मंजुषायाः सहायतया पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखतः, यानी 4 वाक्य आपको क्या करने हैं, इसमें लिखने हैं मंजूषा की सहायता से, चित्र को देखकर। अब हम एक बार मंजूषा देख लेते हैं इसमें। ये आपके मंजूषा आ गई, ठीक है। अब इसमें कितने वाक्य लिखने हैं हमको, तो आप कहेंगे सर 4 वाक्य लिखने। कितने वाक्य लिखने हैं, 4 वाक्य। देखो पहले मंजूषा को पढ़ लीजिए। धावकाः बालकाः बालिकाः क्रीडांगणम विद्यालये प्रतियोगिता प्रतिभागम कुर्वन्ति धावन्ति, यानी इनको एक बार पढ़ना है आपको। मैंने अर्थ नहीं बताया, ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको भी क्या करना है, इसको पढ़ना है। ऐसे फिर कोशिश करें आप इनका अर्थ थोड़ा बहुत जानने की। जैसे धावकाः दौड़ने वाले, बालकाः लड़के, बालिकाः लड़कियां, क्रीडांगणम खेल का मैदान, विद्यालय विद्यालय में, प्रतियोगिता प्रतियोगिता, प्रतिभागम प्रतिभाग है ना, पार्टिसिपेट, कुर्वन्ति करते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं, है ना। प्रथमः पहला, द्वितीय दूसरा, सांत्वना सांत्वना पुरस्कार, है ना, पुरस्कार उत्साहवर्धन के लिए। तृतीय प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, प्राप्नोति प्राप्त करता है, शिक्षकाः टीचर्स, प्रधानाचार्य हेडमास्टर, शिक्षिका महिला टीचर, धावन पथे दौड़ने का जो रास्ता है, प्रसन्नाः, है ना, यानी प्रसन्न होते हैं। ये है। तो आप इसके सहायता से, मंजूषा की सहायता से वाक्य कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखते हैं कैसे करते हैं। एक और तरीका है यहाँ पे कि इदम चित्रम कस्य अस्ति, इदम चित्रम प्रतियोगितायाः अस्ति। तो पहला वाक्य हमारा लिख क्या हो जाएगा, इदम चित्रम प्रतियोगितायाः अस्ति। ठीक है, पहला वाक्य हो गया हमारा, इदम चित्रम प्रतियोगितायाः अस्ति, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता विद्यालय अस्ति। प्रतियोगिता कहां पर है, विद्यालय में। अब देखो इसकी सहायता से बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। अस्मिन चित्रे बालका संति अस्मिन चित्रे, वो तो आपको नहीं आता है तब की बात है, हम मंजूषा की सहायता से कैसे बनाए। तो देखो प्रतियोगिता कहां पर है, तो यहाँ पे प्रतियोगिता है, कहाँ है, विद्यालय में। तो क्या लिखेंगे दूसरा, प्रतियोगिता विद्यालय अस्ति, है ना, या विद्यालय प्रतियोगिता अस्ति। ठीक है, विद्यालये का अस्ति, एक मिनट, प्रतियोगिता अस्ति। आपको केवल सरल सरल वाक्य बनाने हैं, ठीक है। प्रतियोगिता में कौन कौन है, अब इसमें देखो, ये इस तरह से आपने वाक्य बनाया, है ना। आगे देखिए, तीसरा वाक्य हम बना सकते हैं, अस्मिन चित्रे। ये मैं आपको मिक्स करके बता रहा हूं, ठीक है। आप इस मंजूषा की सहायता से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते। अस्मिन चित्रे, अब इस चित्र में देखो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, बालिका खड़ी हैं, ठीक है, बालक भी हैं, शिक्षक भी हैं, इस तरह से ये दौड़ भी रहे हैं यहाँ पे बालक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्मिन चित्रे बालकाः, है ना, अस्मिन चित्रे बालकाः सन्ति। ठीक है, ऐसे ही चौथा वाक्य अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्मिन चित्रे
अस्मिन् चित्रे बालिकाः बालिकाः सन्ति। ठीक है, तो 4 वाक्य परीक्षा में है, तो हमको ये क्या, प्रतियोगिता क्रीडांगणे अस्ति, है ना, बालकाः प्रतियोगितायां भागम प्रतिभागम कुर्वन्ति, सः प्रथमम स्थानम प्राप्नोति। इस तरह से करके क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, वाक्य बना सकते हैं। तो ये आपका चित्र वर्णन हो गया है। चित्र वर्णन पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेल आइकन पे भी शो कर रहा होगा। चलिए अगले अगले प्रश्न देखते हैं। मम विद्यालय, है ना, या तो आपको चित्र देख करके प्रश्न लिखना है या फिर मम विद्यालय के ऊपर, है ना, मम विद्यालय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मम विद्यालय, मम विद्यालयस्य नाम, आप अपने विद्यालय का नाम लिखें यहाँ पर, अस्ति। ठीक है, मम पहला वाक्य हो गया, मम विद्यालय से नाम, जो भी नाम है, मम विद्यालये, मम विद्यालये। अब आपके विद्यालय में क्या क्या है, जैसे एक पुस्तकालयः, पुस्तकालयः अस्ति। मम विद्यालये एकः पुस्तकालय अस्ति। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, मम विद्यालये 50 प्रकोष्ठाः सन्ति। अब आप यहाँ पे ये एज इट इज भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपने विद्यालय में कितने कमरे हैं उनको लिख दीजिएगा यहाँ पे। चौथा वाक्य क्या हो जाएगा, मम विद्यालये, मम विद्यालये 70 शिक्षक शिक्षिकाः सन्ति। या आप तो डायरेक्ट शिक्षकाः भी लिख देंगे तो भी ठीक है, शिक्षकाः, क्योंकि बहुवचन का रूप है और बहुवचन में शिक्षक और शिक्षिकाएं क्या हो जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। ठीक है, तो शिक्षिकाः सन्ति। ऐसे मम विद्यालये क्रीडांगणम् अस्ति, मम विद्यालये उद्यानम् अस्ति, मम विद्यालये, है ना, प्रार्थना सभायां छात्राः एकत्रिता भवन्ति। ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े वाक्य आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आपके विद्यालय में क्या क्या है। मम विद्यालये वृक्षाः सन्ति, है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, उत्तर लिख सकते हैं। तो ये या तो आप चित्र वर्णन करें या फिर आपको क्या लिखना है, बिल्कुल मम विद्यालय पे कोई 4 वाक्य आपको लिखने हैं, प्रत्येक वाक्य आपका 2 नंबर का है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं कि पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्यम रचनाम कुर्वन्तु। 4 पद आपको मिलाने हैं और वाक्य बनाना है। वाक्य कैसे बनाना है, जैसे देखो अब आपको क्या करना है, ये सारणी इस तरह से परीक्षा में दिखाई देगी, ऐसी ही सारणी आएगी आपके परीक्षा में। और ऐसी सारणी जब आए तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करें, एक बार इसको पढ़ें। देखो, पिका है यानी कोयल, वृक्ष वृक्ष यानी पेड़ पर, वैद्य यानी डॉक्टर, छात्र यानी लड़का, गुरुम गुरु को, उद्याने बगीचे में, चटका चिड़िया, औषधि औषधि दवाई, ददाती देती है, नमति नमस्कार करती है, कूजती कूजती है, विहरती विहार करती है ना। तो इस तरह से ये 4 वाक्य हो गए। अब देखो, जब आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वैद्या जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर वो क्या करेगी, दवाई देने का कार्य कौन कर रहा है, वैद्या औषधिम क्या किम करोति ददाती। तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, पहला वाक्य क्या हो गया, नहीं ये तीसरा वाक्य है, सॉरी, है ना। तो एक तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वैद्या, ये वाक्य हमको आ गया,
अब दूसरा वाक्य एक बार देख लीजिएगा, छात्रः गुरुम, गुरुम यानी नमति। अब चिड़िया और कोयल तो नमस्कार नहीं कर सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, छात्रः गुरुम नमति। दो वाक्य बन गए। अब हमारे पास में कितने बच गए, दो बच गए हैं, तो दो को देख लेंगे। पिकः क्या करती है, कूजती। कोयल जो है वो कूजती है कहां पर, उद्याने, बगीचे में, ठीक है। तो पिकहा, कोयल बगीचे में क्या कर रही है, कूजती। और वृक्षे, वृक्षे वृक्ष पर, चटका, चटका, विहरती, विहरती। अब यहां पर ये दोनों में सेंटेंस कैसे बन सकता है, पिकह उद्याने विहरती भी हो सकता है ना। हाँ, ये वाक्य इसी तरह से बनेगा। तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा आपका, पिकहा उद्याने कूजते, ठीक है। दूसरा वाक्य क्या, परीक्षा में आपको जैसे मैं लिखकर बता रहा हूं, ऐसे लाइन खींच के नहीं आनी है आपको, जैसे मैं लिखकर बता रहा हूं आप इसी तरह से लिख के आएंगे। पहला वाक्य ऐसे हो गया, दूसरा वाक्य क्या हो गया, वृक्षे चटका विहरती। तीसरा वाक्य क्या हो गया, वैद्या औषधिम, औषधिम ददाती। और चौथा वाक्य क्या है आपका, छात्र गुरुम नमति, छात्र है गुरुम नमति। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको प्रश्न को हल करना है। आपको ये लाइन जैसे मैंने पहले खींची है, ऐसे लाइन खींचकर नहीं आना है, ना आपको बॉक्स बनाने की जरूरत है। आप सीधे क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3, पहला सेंटेंस पिका है, उद्याने कुजति, कूजति, वृक्षे चटका विहरति, वैद्या औषधि में ददाती, और छात्र है गुरुम नमति। इस प्रकार से क्या कर लेंगे आप, उत्तर लिख करके आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अनुप्रयुक्त व्याकरणम, देखिए खंड ग की बात कर रहा हूं, अनुप्रयुक्तम व्याकरणम कितने नंबर की है, 18 नंबर की, ठीक है। कितने नंबर की है, 18 नंबर की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अधोलिखित वाक्येषु, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदयो पद, रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। यानी इसमें या तो आपको संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। और संधि कौन सी है आपके यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। और दीर्घ संधि में भी कौन से उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, अ या आ के बाद में अ या आ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ बन जाता है। संधि को हमने विस्तार से पढ़ा रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन पे भी इसका लिंक क्या कर रहा है, शो कर रहा है। आप यहां से उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, पूरा विस्तार से देख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे पूरा विस्तार से पढ़ा है तो ये क्लास आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत। तो इसीलिए आप देखिएगा यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे देव, देव में क्या है, अ है, यहाँ पर आ है, अ और आ मिलकर, अभी हमने क्या कहा, अ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, आ बनता है। तो रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे, देवालय, क्या रूप बनेगा, देवालय। ऐसे ही अहम विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम में क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। ऐसे ही पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। क्या रूप बन गया, पुस्तकालय। ऐसे विद्या प्लस अर्थी आ और अ मिल करके
विद्या विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी विद्याध्ययने श्रमः करोति। मम मित्रं पुस्तकालये पत्रिकां पठति। अहम विद्यालयं गच्छामि। यहाँ पे विद्या प्लस आलयम हो जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलयम, है ना, विद्या प्लस आलयम। विद्यालयम गच्छामि। मम गृहम अभितः देवालयः अस्ति, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया? संधि का प्रश्न हो गया है। संधि को हमने विस्तार से पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं वहां पे। एक क्लास और लेके आऊंगा मैं आपको, पूरी ग्रामर एक ही क्लास में आपको दोबारा से करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रकृति प्रत्यय, ये प्रश्न यहाँ पे उपसर्ग का है वैसे, ठीक है ना। उपसर्ग का प्रश्न है। जैसे प्र प्लस सारह, क्या बन जाता है यहाँ पे? प्रसारह। देखो, प्र, आ, उप, प्रसम, उपसर्ग क्या होते हैं? धातु के आगे जुड़ते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 22। इनको प्राधि भी कहते हैं, वो उसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। कौन कौन से? प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अदि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 क्या है? आपके उपसर्ग हैं। और यहाँ पर आपको जो शब्द दिया हुआ है उसमें से उपसर्ग अलग करके लिखना है, और उपसर्ग यहाँ पे जो अलग अलग है उनको जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले में प्रह प्लस सारह, ठीक है। देखो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रसारह। ऐसे देखो, आ उपसर्ग है तो आ प्लस गच्छति, आ प्लस गच्छति, उप प्लस कारह, ठीक है। प्र प्लस विशति, प्रविशति, प्रविशति। सम प्लस आचारः, संचारः। वैसे शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, संचारः, ऐसा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयतः। आपके कौन से लकार में है? लट लकार में है। कौन से लकार में है? लट लकार, यानी वर्तमान काल की क्रियाएं आपको दी जा रही है, ठीक है। वर्तमान काल की क्रियाएं दी जा रही हैं। हमने क्रियापद वाली या लट लकार वाली क्लास में इसको क्या किया है? विस्तार से पढ़ा है। जैसे गम धातु है, गम का रूप आदेश होता है गच्छ, और गच्छ का लट लकार में क्या करना है? रूप चलाना है, तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? अहम, अहम यानी अहम कहाँ का है? उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो गच्छ धातु की उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या क्रिया होगी? गच्छामि। क्या होगा? गच्छामि, ठीक है, गच्छामि। ऐसे ही पुत्री मोदकम, मैं कह रहा हूं आपका इसका लिंक क्या कर रखा है? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हम एक ग्रामर की क्लास पूरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के भी आएंगे, ठीक है। तो आप उसको भी क्या कीजिएगा? अवश्य क्या कीजिएगा? देखिएगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो कब क्लास आएगी? तो उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आपने चैनल को क्या कर रखा है? सब्सक्राइब कर रखा है। इसीलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, है ना, जिससे आपको सर्वप्रथम क्या मिल सके? नोटिफिकेशन। अब आप देखिएगा, खाद प्लस लट, खादति, खादतः, खादंती। अब पुत्री दिया हुआ है, पुत्री प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुत्री मोदकम खादति। बेटी जो है वो क्या कर रही है? लड्डू खाती है, लड्डू खाती है। ऐसे ही पात्रम रिक्तम, अस प्लस अस्ति, पात्रम एक वचन का है, तो पात्रम रिक्तम अस्ति, पात्रम रिक्तम अस्ति। ऐसे ही छात्राः विद्यालयम, गच्छ प्लस लट, क्या हो जाएगा? गच्छ, गच्छन्ति।
क्यों सर गच्छन्ति क्यों आया? यहाँ तो गच्छामि लिखा था, यहाँ गच्छन्ति। छात्राः, छात्राः कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमें ये प्रश्न भी हल कर लेना है। इसको ज्यादा विस्तार से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लट लकार वाला वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट का है, आपको वो पूरा लकार क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके प्रश्न निर्माण संख्यावाचक पदों का है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं? अंका नाम कृते मंजुषातः चित्वा उचितम पदम पूरयत, यानी अंकों के लिए मंजूषा से चुने हुए मंजूषा में दिए गए पदों से चुन करके आपको उत्तर लिखना है। जैसे अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि 39 को संस्कृत में क्या कह रहे हैं। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना? अब यहाँ पे देखना है। अब लेकिन सर आपने तो कहा याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद होंगे तभी तो आप क्या कर पाएंगे। हाँ, आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको पहले से क्या किया हुआ है, लिख कर दिया हुआ है। तो 39 कितना है? 40 में से एक कम, 40 में से एक कम, यानी 40 कहते हैं चत्वारिंशत को, और एक कम है एकोन चत्वारिंशत। तो 39 को संस्कृत में क्या कहेंगे? एकोन चत्वारिंशत। त्रिनवति का मतलब होता है 93, 3 प्लस नवति, नवति यानी 90, 3 यानी 3, है ना? तो त्रिनवति का अर्थ होता है 93, जबकि यहाँ पे 39 को क्या कहेंगे? तो एकोन चत्वारिंशत। ऐसे ही विंशति ही, 20 को क्या कहते हैं? विंशति सही जवाब होगा। पंचविंशति जो है वो कहते हैं 25 को, पंचविंशति किसे कहते हैं? 25 को कहते हैं। ऐसे ही 46 है, 46 तो षड, 6 को षड कहते हैं। अब तो ये ध्यान रखो, जितना भी है ना, जैसे 39 है तो 9 प्लस 30, ठीक है, कितना हो गया? 39। ऐसे ही यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 की दिक्कत नहीं है। 46 कितना होता है? 6 प्लस 40, 6 प्लस 40। और ऐसे ही 13 के लिए पूछे तो हम 3 प्लस 10, 3 प्लस 10, और 19 के लिए 9 प्लस 10, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो 13 के लिए क्या किया है? 3 को कहते हैं त्रयः और 10 को कहते हैं दश। तो देखो यहाँ पे त्रयोदश, त्रयोदश वाला उत्तर सही हो जाएगा। एक त्रिंशत, एक त्रिंशत कहते हैं 31 को, किसको कहते हैं? 31 को। ऐसे ही एक नवति कहते हैं 91 को, एकोन विंशति यानी 20 माइनस 1 कितना होता है? 19, यानी ऊन कम है कितने में से? 20 में से क्या? 1, तो कितना हो गया? 19। तो यहाँ पर आपको छोटी संख्या पहले लिखनी है। इसी वे में आप क्या कर पाओगे? हल कर पाओगे। और उसके लिए आपको याद होगा, एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, पंचाशत् कराभ्याम फट, सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठ, नवदश भाषा प्रवेश, नवदश भाषा प्रवेश। तो ये आपका क्या हो गया? बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आप संख्या ज्ञान वाला जो पद है आपका, उसको हल कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही होगी? बहुत बढ़िया। अगला है प्रश्न आपका, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः, यानी आपको उचित शब्द रूप क्या करना है? चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्या करनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रमेशः रिक्त स्थानम गच्छति, रमेशा गच्छति, कहाँ जा रहा है? जहां जा रहा है उसमें द्वितीया होती है। क्या होती है? द्वितीया। तो देवालयम गच्छति, रमेशः देवालयम गच्छति, देवालयम गच्छति। ऐसे ही बालिका जो है पत्रम लिखति, किससे लिखती है? साधन, हाथ। और साधन में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या हो जाएगा? हस्तेन। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, हस्तेन। बालिका हस्तेन पत्रम लिखति। ऐसे ही सत्येन धार्यते पृथ्वी, श्लोक याद होगा आपको? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। आगे आपके प्रश्न भी पूछा हुआ है ये। अगर आप परीक्षा में एक बार प्रश्न पत्र को पूरा देख करके भी उत्तर लिखते हैं तो भी 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये श्लोक दिया हुआ है और अगर आपने वहां से याद किया है और आपने उसको पढ़ा है तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा
ये आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके शब्द रूप से संबंधित प्रश्न जब आएगा तो उसको इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, पठित उद्बोधन आ गया है आपका, और ये श्रीकंठ वाला पाठ है। कौन सा पाठ है? श्रीकंठ वाला पाठ है, ठीक है ना, श्रीकंठ वाला पाठ है। इसको कैसे हल करना है, देखिए, गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर है, जैसे हमने अपठित अवबोधन में उत्तर दिए हैं वैसे ही यहाँ पर होने वाले हैं। अपठित अवबोधन आपका पढ़ा हुआ नहीं था, जबकि ये आपका क्या है, पढ़ा हुआ है। ये क्या है आपका, पढ़ा हुआ है ना, श्रीकंठ वाला पाठ। चलिए पढ़ते हैं एक बार इसको। एकदा, एक दिन, श्रीकंठ, श्रीकंठ मित्रेण सह, अपने मित्र के साथ, प्रातः नववादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत, उसके, तस्य यानी उसके, गृहम अगच्छत यानी घर गया। यानी एक दिन श्रीकंठ मित्र के साथ प्रातः नववादने, सुबह 9 बजे कहा गया, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति, वहां पे कृष्णमूर्ति, तस्य माता, तत्र कृष्णमूर्ति, तस्य माता, उसके माता पिता च, माता पिता ने स्वशक्त्या, अपने सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतद दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, अहम मैं, भवताम आपके, सत्कारेण सत्कार से, आदर सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूं, केवलम केवल, इदम एव मम दुखम, इदम एव यह ही, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख, यत की, तव गृहे आपके घर पर, तुम्हारे घर पर, एकोपि भृत्यः नास्ति, एकोपि एक भी, भृत्यः नौकर, नास्ति नहीं है, मम सत्काराय मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम आप सभी को, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ है, मम गृहे मेरे घर पर तो, बहवः कर्म कराहा संति बहुत सारे कर्म कराहा जो नौकर हैं वो हैं। तदा तब कृष्णमूर्ति ही अवदत, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मित्र, ममापि मेरे भी, अष्टौ कर्म कराहा संति 8 कर्म कर जो नौकर हैं वो हैं, संति का मतलब हैं, तेच वे सभी, कौन कौन है, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंख, द्वे श्रोत्रे च, है ना, इति यानी 2 कान, तो 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ और 2 कान, है ना, ये कितने हो गए हैं आपके, 8 हो गए हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये सभी जो हैं वो प्रतिक्षण मेरे क्या हैं, सहायक हैं। तो ये आपने गद्यांश को क्या किया है, पढ़ा है। अब इसमें से हमको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। क्या प्रश्न है, देखिएगा, पहला, एक पदेन उत्तरता, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, 1 नंबर का है। श्रीकंठ मित्रेण सह प्रातः कति वादने तस्य गृहम अगच्छत, तो यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे नववादने, कदा, नववादने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नव, अब उसने पूछा है ना, एक पदेन का मतलब एक पद में ही होगा, तो एक पदेन में या तो हम प्रातः नववादने भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, या फिर नववादने लिखोगे तो भी चलेगा। कृष्णमूर्ते है गृहे कियत कर्म कराहा संति, तो कृष्णमूर्ति के घर पे कियत कर्म कराहा संति, तो कृष्णमूर्ति के घर पे बताइए कितने कर्म कराहा नौकर हैं। ये देखो, मम गृह, ये बात कौन कह रहा है, ये बात कृष्णमूर्ति कह रहा है, और क्या कह रहा है, मेरे गृह, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बात श्रीकंठ कह रहा है। तथा कृष्णमूर्ति अवदत, कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराहा, कितने, अष्टौ 8, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अष्टौ, ठीक है, क्या हो जाएगा, अष्टौ। बात समझ में आ गई।
तो यहाँ पे एक पदेन उत्तरतम है, आपको कोई एक करना है, मैं तो पूरा दो प्रश्न हल करवाऊंगा ही। ठीक है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। अब ये पूर्व वाक्य में उत्तर लिखना है। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? किसने किया? तस्य तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। तो श्रीकंठस्य, इसको लिख सकते हैं हम, श्रीकंठस्य आतिथ्यम किसने? कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। माता पिता च अकुर्वन्। सटीक उत्तर तो इसका ये है। ठीक है, बाकी आप अगर लिख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये लाइन ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, तत्र कृष्ण मूर्ति, है ना, यहां तक अकुर्वन् तक, ये उत्तर इसका हो जाएगा क्या? पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अगला प्रश्न है आपका, यहां देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, श्रीकंठस्य दुखम किम आसीत। श्रीकंठ का दुख क्या था? कि भवताम गृहे एकः अपि कर्मकरः नास्ति। भवताम गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। तो क्या दुख था इसका? श्रीकंठस्य दुखम आसीत यत यत तव गृहे एकः अपि भृत्यः नास्ति। अब यहाँ पे तव किसके लिए आया है? कि कृष्ण मूर्ति के लिए, कि कृष्ण मूर्ते गृहे एकः अपि भृत्यः नास्ति। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कलर चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, देखिएगा, श्री श्रीकंठ, दोबारा से लिखता हूं बेटा, श्रीकंठस्य दुखम आसीत दुखम आसीत यत कृष्णमूर्ते गृहे एकः अपि एकोपि भृत्यः नास्ति। इति, यानी क्या दुख था? कि कृष्ण मूर्ति के घर पे क्या नहीं है? एक भी नौकर नहीं है। ये दुख था किसका? श्रीकंठ का। इस प्रकार से आपको क्या करना है? पूर्ण वाक्य ने उत्तर देना है। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना आ रहा है तो सीधा आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इदम एव दुखम यद तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं, यहां देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्नद्वयम् बहवः कर्मकराः अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम। याद करो, अभी मैंने क्या नाम है आपको अपठित गद्यांश में पढ़ाया है, जल्दी से बताओ। वहां पे बताया था ना, पहले वाला क्या है? विशेषण, बाद वाला क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विशेष्य। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या होगा? कर्म करा। तो यहाँ विकल्प में क्या हो जाएगा? विशेष्य पद कर्म करा। हाँ, ठीक है। ऐसे ही चरणौ पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो चरण, पैरों के लिए क्या पद पूछा गया है गद्यांश में? ये देखो, द्वौ पादौ। तो चरणों के लिए क्या पद आया है? पादौ। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ग इसका उचित विकल्प हो जाएगा। आगे देखिएगा, एतद दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत अत्र किम क्रियापदम अस्ति। मैंने अभी आपको बताया था अपठित गद्यांश में,
ये क्रियापद 80% वाक्यों में लास्ट में ही आपको क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ लास्ट वाला शब्द क्या है, अकथयत। तो अकथयत क्या है, यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, सटीक उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। एक श्लोक दिया हुआ है और इस श्लोक के आधार पर क्या करने हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्लोक क्या दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। आपका जो सुभाषितानी वाला पाठ है, 7वां जो पाठ है, ये वहां से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आपका पहला जो पाठ है ना, 7वां पाठ नहीं, क्षम्यता, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला जो पाठ है, ये देखिएगा, यहाँ पर आपका जो पहला पाठ है वहां से क्या किया गया है, इसको लिया गया है। सेकंड श्लोक है आपका सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। तो कहां से लिया गया है, ये आपके पहले पाठ सुभाषितम से लिया गया है। ठीक है, ये उच्चारण हमने कर ही लिया, इसको याद भी कर लेना, है ना, परीक्षा में लिखने में काम आएगा। 2 श्लोक आपसे पूछे जा रहे हैं, वायुश्च सर्वे सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। अब देखो यहाँ पे उत्तर क्या लिखना है, एक पदेन उत्तरता में केन रवि तपते, रवि किससे तपता है, रवि किससे तपता है, तो यहाँ पे सत्येन सत्येन तपते रवि सत्येन तपते सत्येन तपते रवि, है ना। तो केन तपति, सत्येन। वायु केन वाति, तो वायु भी किससे बह रही है, सत्येन सत्येन वाति वायु, है ना, यानी सत्य से ही क्या हो रही है, आपके हवा बह रही है। वैसे ही आपके क्या कह रहे हैं, पृथ्वी केन धार्यते, पूर्ण वाक्य न उत्तरता में, पूर्ण वाक्य में लिखता है पृथ्वी केन धार्यते, तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, सत्येन धार्यते। ठीक है, पूर्ण वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, पूर्ण वाक्य लगा देंगे। सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम अस्ति, तो सर्वम सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम अस्ति। सभी कहां पे प्रतिष्ठित है, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। क्लियर है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी यथा निर्देशम उत्तरतः सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, अत्र सर्वम पदम पदस्य को अर्थः, यानी सर्वम जो शब्द दिया हुआ है, इस शब्द से क्या अर्थ है, क्या पृथ्वी है, क्या नहीं, केवल रवि, रवि भी नहीं है, वायु एव, वायु भी नहीं है, तो क्या है, पृथ्वी भी है, रवि भी है, वायु भी है, यानी संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण जगत। ऐसे ही सत्येन तपते रवि, सत्येन तपते रवि, रवि सूर्य पदस्य पर्याय पदम किम, इस वाक्य में सूर्य पद का पर्याय क्या है, तो सूर्य पद का पर्याय क्या है, रवि, रवि को किसके लिए कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, तपते यानी तपता है, सत्येन यानी सत्य से, प्रवहती यानी बहती है। तो यहाँ पे सूर्य किसका पर्याय हो गया है, आपका सूर्य का पर्याय क्या हो गया है, तो आप कहेंगे रवि इसका पर्याय हो गया है। आगे क्या कह रहे हैं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, अत्र क्रियापदम किम। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है, 80% वाक्य आपका सही होगा, आपको जो क्रियापद मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, लास्ट में, लेकिन
पद्यांश वाले प्रश्न में क्रिया लास्ट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्रियापदम कहाँ बैठा हुआ है, धार्यते। धार्यते क्या है, इसके लिए आपको या तो अति अतः अंति देखना है या फिर यते येते यंते देखना है। धातु रूप वाले प्रसंग में आपको ये पढ़ा रखा है, तो आप वहां जाकर के धातु रूपाणी एक वीडियो है उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे उसको विस्तार से पढ़ा रखा है, 20-22 मिनट में पूरे पांचों लकारों में क्या कर रखा है, आपको धातु रूप पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धार्यते। धार्यते उसका लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट आप इसमें देखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा और आपका डिस्क्रिप्शन जो है इसमें भी मिल जाएगा। और आपको हर वीडियो समय पे मिले उसके लिए आप चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से वो क्या हो जाए, पहुंच जाए। क्लियर है, तो ये आपका 10वां प्रश्न हो गया है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, और ये आपका नाट्यांश है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अधोलिखितम संवादम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। माता मेना पुत्री पार्वती। आपका जो पाठ है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः वाला जो पाठ है वहां से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। अब यहां पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, माता मेना कह रही है पार्वती को, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। यानी माने इच्छित जो देव लोग हैं वो आपके घर पे ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या क्या होती है, कठिन होती है। तब यानी तुम्हारा शरीरम, शरीर सुकोमलम वर्तते, बहुत कोमल है। गृहे एव वस, इसीलिए तुम क्या करो, घर पर ही रहो। अत्रैव, यहाँ पर ही। तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, तुम्हारी जो इच्छा है वो सफल होगी। पार्वती कहती है, अम्बा माता तादृशः अभिलाषः, ऐसा वैसा अभिलाष, वैसी इच्छा तू तपसा एव पूर्णः भविष्यति। पार्वती की क्या इच्छा है कि भगवान शिव के साथ वो क्या करना चाहती है, विवाह करना चाहती है। और उस विवाह के लिए, शिव को तैयार करने के लिए वो क्या करना चाहती है, तपस्या करना चाहती है। और तपस्या करने के लिए माता मैना से, है ना, उसकी जो मैया है मैना, उससे क्या करती है, अनुमति मांग रही है कि मुझे तपस्या करने के लिए क्या दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए। और यहाँ कह रही है कि मैंने जो संकल्प लिया है वो किससे पूर्ण होगा, तपस्या से ही पूर्ण होगा। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा नहीं तो तादृशम वैसा, वैसा कैसा, भगवान शिव के जैसा, पतिम पति को, कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी ऐसा। इति मम संकल्पः, ये मेरा क्या है, संकल्प है। मीना कह रही है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। त्वमेव यानी तुम ही, मैं यानी मेरी, जीवनाभिलाषः, मेरे जीवन की अभिलाषा तुम ही हो, मेरे जीवन का उद्देश्य तुम ही हो। पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम लेकिन मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते, बहुत ही आकुलित है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके, पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, फिर से मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्येव, आज ही, विजयया साकम, विजया के साथ, यानी विजया इसकी सहेली है, उसके साथ गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर गच्छामि, जाती हूं। तो ये पाठ आपने पढ़ा है संकल्प है सिद्धिदायक। वहां से इस संवाद वाले हिस्से को, एक पार्ट को लिया है और इसमें से आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर देने हैं। वही एक पदेन उत्तरत है, कोई एक आपको प्रश्न इन दोनों में से करना है। मनीषिताः देवताः कुत्र सन्ति, तो यहाँ देखो ये लाइन आपकी यहाँ पे रही, मनीषिताः देवताः, यहाँ देखिएगा मनीषिताः देवताः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुत्र सन्ति, गृहे एव, तो यहाँ पे विकल्प में क्या हो जाएगा, गृहे, गृहे एव। पार्वत्याः शरीरम कथम वर्तते, पार्वती का शरीर कैसा है,
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, यानी पार्वती को कौन कह रही है, उसकी मैया कह रही हैं कि तुम्हारा जो शरीर है वो कैसा है, सुकोमलम, सुकोमलम वर्तते। ठीक है, इसको सुकोमलम, सुकोमलम वर्तते। तो यहाँ पे आपका एक पदेन वाला उत्तर हो गया है। अब बात करते हैं पूर्ण वाक्य की। देखो, पार्वत्याः कः संकल्पः, पार्वत्याः कः संकल्पः, तो पार्वती का संकल्प क्या है, देख लेते हैं पार्वती का संकल्प क्या है। देखिए, अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, है ना। तो पार्वत्याः संकल्पः किम अस्ति, तपः एव चरिष्यामि, तपः एव, तपः एव, इसको लिख लीजिएगा, तपः एव चरिष्यामि इति पार्वत्याः संकल्पः अस्ति। संकल्पः अस्ति, क्या संकल्प है कि मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा क्या है, संकल्प है। आगे क्या कह रही हैं, पार्वत्याः मनः किम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, क्या प्राप्त करने के लिए बहुत ही आकुलित है, बहुत ही लालायित है। देखिएगा, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितः वर्तते। पार्वत्याः मनः, पार्वत्याः मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितम्, आकुलितम वर्तते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पार्वत्याः मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितः वर्तते, आकुलितम वर्तते। अगर आप, मैंने जैसे उत्तर लिखे हैं इस तरीके से अगर आप उत्तर लिख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, लाइन से लाइन मिलाएंगे और उत्तर लिख देंगे, परीक्षा में आपका विकल्प सही हो जाएगा। वैसे आपके आचार्य जो हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें करवाई होंगी। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यथा निर्देशम उत्तरतः, क्या कह रहे हैं, यथा निर्देश आपको उत्तर देने हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पार्वत्याः मनः किम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, अत्र पार्वत्याः पदे का विभक्ति अस्ति, यानी यहाँ पे पार्वती के, पार्वत्याः पद में कौन सी विभक्ति है, तो उसके लिए आपको नदी के रूप याद करने होंगे, और नदी के रूप मैंने पढ़ा रखे हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप चैनल पे जाके कक्षा 7 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके सारे वीडियोस क्या है दिए हुए हैं, आप वहां से विस्तार से देख सकते हैं। तो पार्वत्या है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का रूप है, कहाँ का है ना, पार्वती का, यानी षष्ठी विभक्ति, नद्याः, नद्या की तरह, नदी की तरह क्या चलेंगे, इसके रूप चलेंगे। क्लियर हुआ। अस्मिन् नाट्यांशे अनृतम पदस्य विलोम पदम किमस्ति, अनृतम पदस्य विलोम पदम किमस्ति, तो अनृतम यानी झूठ, झूठ का विलोम क्या होगा, सत्यम, झूठ का विलोम क्या होगा, सत्यम, यहाँ पे झूठ का विलोम हो जाएगा। अहम तपः एव चरिष्यामि अस्मिन् वाक्ये किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, जिनके अव्यय होता है, जिसके रूप सभी विभक्तियों में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम, है ना। तो यह अव्यय जो है आपके सभी विभक्तियों में एक जैसा रहता है। अब इस वाक्य में देखिएगा, आप अहम, अहम के रूप चलते हैं, अहम आवाम वयम, ऐसे ही तपह के रूप चलते हैं, तपह तपसी तपांसी, एव ही चरिष्यामि चरिष्यति चरिष्यत, तो किसका रूप नहीं चल रहा है, एव का रूप नहीं चल रहा है, इसलिए विकल्प में क्या हो जाएगा, एव इसका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहे हैं? मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयतः। यानी आपको अन्वय पूरा करना है। अन्वय पूरा करने का मतलब ये हो गया कि ये जो श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक में ऐसा कौन सा शब्द है जो इस लाइन में नहीं दिया गया है, यानी छूट रहा है। तो आपको क्रम से उसको करना है। एक बार श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, तो क्या होगा? रत्न संज्ञा विधीयते। अब देखो, पृथिव्याम, पृथिव्याम दे रखा है यहाँ पे, बिल्कुल दे रखा है। त्रीणी, त्रीणी भी दे रखा है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, त्रीणी। अब देखो आगे क्या आ गया? जलम आ गया, तो जलम ये रहा। बीच में क्या छूट गया आपका? रत्नानी। अब देखो कहीं पे यहाँ मंजूषा में रत्नानी है, बोल ये रहा सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रत्नानी। क्लियर है? जलम है, जलम भी है। सुभाषितम, सुभाषितम भी है। एक बीच में छूट गया कुछ, तो यहाँ देखो इसके जैसा ये रहा, अन्नम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अन्नम। बोले सर नहीं समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखो, मूढ़ही। ठीक है, पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा विधीयते, विधीयते। तो ये ऐसे कैसे मिल गया? तो यहाँ पे क्या? मूढ़ही। तो इसके पाषाण खंडेशु पहले क्या आएगा? पाषाण खंडेशु से पहले मूढ़ही। ठीक है, यहाँ मूढ़ई आ गया, यहाँ रत्नानी आ गया, एक ही तो बच गया, अन्नम। अन्नम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। तो कैसे भी कर लीजिएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे? इसको अन्वय वाला जो प्रश्न है उसको पूरा करेंगे। बात क्लियर हो गई क्या? बिल्कुल सर, बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक और प्रश्न है आपका, और वो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्रात अतिरिच्य, है ना, आपके जो प्रश्न पत्र है उसको छोड़ करके स्व पाठ्य पुस्तकात स्मरणाधारेण किमपि श्लोक द्वयम, यानी आपको 2 श्लोक लिखने हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से, कोई भी 2 श्लोक। तो आप ये दोनों श्लोक याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मॉडल पेपर में दे दिया है, तो कम संभावनाएं बन रही है कि आपको अर्धवार्षिक में यही पूछा जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो इनको क्या कर लीजिएगा, आप अच्छे से रट लीजिएगा। और इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, अगर इस प्रश्न पत्र में आपको ये लिखना है, तो आप ये सत्येन धार्यते पृथ्वी पहले आ गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि ये भी आ गया है, तो ये दोनों क्या नहीं कर सकते? आप परीक्षा में नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें सर? इन दोनों को छोड़ करके आप कोई भी श्लोक ले सकते हैं। और पहला जो आपका पाठ है सुभाषितानी, वहां से आप क्या कर सकते हैं? श्लोक याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हमने बात कर रहे हैं, उच्चारण करवा देता हूं, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार दोबारा उच्चारण करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च, बोलो मेरे साथ में, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव सहासीत, सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि विवादं मैत्रीं च
नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्, नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिः विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। अगला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमावशीकृतिर्लोके, क्षमावशीकृतिर्लोके, क्षमया किं न साध्यते, क्षमया किं न साध्यते। शान्ति खड्गः करे यस्य, शान्ति खड्गः करे यस्य, किं करिष्यति दुर्जनः, किं करिष्यति दुर्जनः, किं करिष्यति दुर्जनः। इस प्रकार आपका जो ये पाठ है सुभाषित वाला, इसके श्लोकों को आप क्या कर सकते हैं, 6 श्लोक हैं, बहुत सरल सरल श्लोक हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो आपका पहला पाठ है। बात समझ में आ रही है क्या? और यहां से छांट करके फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हैं, कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पेपर में श्लोक दिए हुए हैं वो श्लोक आपके नहीं होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में 13 प्रश्न पूछे जाएंगे और 13 प्रश्नों को हमने बहुत ही अच्छे से क्या कर लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। ठीक है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, कमेंट्स कीजिएगा और हम उसको सॉल्यूशन, कोई टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और आपके डिस्क्रिप्शन में कक्षा 7 करके एक प्लेलिस्ट आपको ऐड कर दी गई है ना, कक्षा 7 की प्लेलिस्ट एक ऐड कर दी गई है, वहां पर आपके सिलेबस से संबंधित सारे क्या है, वीडियोज हैं। ठीक है ना? तो आज की कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, इसके लिए बहुत बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।